दीपाली ने अर्जुन को देखा और कहा, अच्छा क्या तुम उसे इतनी अच्छे से जानते हो? तभी अर्जुन ने कहा, उसे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि इस वक्त तुम्हारी फ्रेंड प्रॉब्लम में है। पहले तो दीपाली को उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन तभी उसकी नज़र सौम्या पर गई जो अब कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर रही थी। थोड़ी देर तक जो लड़के सौम्या से दूरी बनाए हुए थे, अब सौम्या खुद उनके पास जा रही थी। ये देखकर दीपाली ने कहा, उसे क्या हुआ? अर्जुन ने कहा, उसे वह जूस नहीं पीना चाहिए था। ये सुनते ही दीपाली ने कहा, इसका मतलब उस जूस में कुछ था, लेकिन वह वेटर तो जूस मेरे लिए लेकर आया था। दीपाली को सभी बात समझ आ गई। उसने कहा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि उस जूस में कोई ड्रग मिलाया हुआ है? इस बात पर अर्जुन ने बस छोटी सी स्माइल पास की और वह फिर से आगे की तरफ देखने लगा जहां पर सौम्या डांस कर रही थी। अब दीपाली उसकी कंडीशन को अच्छे से समझ गई थी, इसलिए उसने जल्दी से जाकर सौम्या को संभाला और डांस स्टेज से नीचे लेकर आ गई। उसकी कंडीशन बिगड़नी शुरू हो गई थी और अर्जुन के पास आते ही वह अर्जुन की तरफ अट्रैक्ट होने लगी। उसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। ये देखकर दीपाली ने सोचा कि अब इस सिचुएशन को वह कैसे हैंडल करेगी, लेकिन तभी अर्जुन ने कहा कि तुम्हें इसकी फैमिली को फ़ोन करना चाहिए। दीपाली को ये सही लगा। उसने सौम्या का फ़ोन लिया और उसमें डायल नंबर में ही दीपाली को उसके भाई का कॉन्टैक्ट नंबर मिल गया था। उसने उन्हें फ़ोन कर दिया। बीते कुछ वक्त में अर्जुन के लिए सौरभ मल्होत्रा को कई बार दिल्ली आना पड़ा था, लेकिन वो अभी तक अपनी फैमिली से मिलने के लिए नहीं गया था। वह घर जाने के बारे में सोच ही रहा था कि उसका फ़ोन बज उठा। फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से किसी लड़की ने सौम्या के बारे में बताया। ये सुनते ही सौरभ मल्होत्रा ने कहा, एड्रेस भेजो, और अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारे साथ साथ किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। वह आवाज़ कुछ ज़्यादा ही रौबदार थी। उस आवाज़ को सुनते ही दीपाली थोड़ा घबरा गई, लेकिन इतनी देर में कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। दीपाली ने कांपते हाथों से वहां की लोकेशन सेंड कर दी। जब अर्जुन ने उसे डरे हुए देखा तो उसने कहा, तुम्हें क्या हुआ? दीपाली ने कहा, जीजू पता नहीं कौन पागल लड़का था, वह चिल्लाकर बात कर रहा था और उसने वार्निंग भी दी कि सौम्या को कुछ भी हुआ तो वह किसी को नहीं छोड़ेगा। अर्जुन ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम्हें भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वही सौम्या को अभी भी संभालना मुश्किल हो रहा था और वह बार बार अर्जुन की तरफ जाने की कोशिश कर रही थी। तभी वहां पर साहिल बजाज आ गया। वह थोड़ा गुस्से में था क्योंकि उसका प्लान अर्जुन की वजह से खराब हो गया था, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आया। क्या हुआ अगर दीपाली नहीं तो सौम्या तो है। इस वक्त उसके दिमाग में यही चल रहा था कि कैसे वह एक तीर से दो निशाने लगा सकता है, और उसने दिमाग लगाया कि सौम्या की फैमिली तो अर्जुन को ही जिम्मेदार मानेगी। उसने ये साबित कर दिया कि अर्जुन ने ही सौम्या को ड्रग दिया है। ये सब दिमाग में आते ही उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने अर्जुन के पास जाकर कहा, तुमने सौम्या के साथ क्या किया? क्या तुमने इसे कोई ड्रग दिया है? अर्जुन साहिल को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके बाद साहिल सौम्या के पास जाने लगा। दीपाली भी जानती थी कि सौम्या इस वक्त अपने होश में नहीं है और साहिल का उसके पास आना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। उसने साहिल से कहा कि तुम सौम्या से दूर हो। ये सुनकर साहिल ने कहा, दीपाली तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम भी इस लड़के के साथ मिली हुई हो? क्या ये दोनों ने ही प्लानिंग की थी कि सौम्या को ड्रग देने के बाद उसके साथ कुछ भी कर सको? आखिर तुम सौम्या के साथ ऐसा क्यों करना चाहती हो? दीपाली ने गुस्से में कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? इतनी देर में ही साहिल ने सौम्या को एक हाथ से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। साहिल के पास आते ही सौम्या अपना कंट्रोल होने लगी और उसने साहिल की शर्ट को कसकर पकड़ लिया। वह साहिल को छोड़ना नहीं चाहती थी। साहिल को भी यह एहसास बड़ा अच्छा लग रहा था। अर्जुन ने देखा कि अब पानी सर के ऊपर से जा रहा है तो उसने आगे बढ़कर सौम्या का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा। तभी उसने दीपाली से कहा कि इसे संभालो। दीपाली ने भी जल्दी से सौम्या को पकड़ा, लेकिन अब सौम्या कंट्रोल से बाहर हो गई थी और वह पीछे से अर्जुन को टाइट हक करने लगी। इस वक्त पार्टी हॉल में किसी की एंट्री होती है और उसकी नज़र अर्जुन पर ही टिकी थी। इस वक्त पूरी पार्टी में उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल लड़की कोई नहीं थी। उसके साथ एक लड़की और थी, दोनों ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। वह दोनों लड़कियां शिवन्या और युक्ति थी। दरअसल दीपाली ने पहले ही शिवन्या को मैसेज कर दिया था कि आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है और आपको जरूर आना है। उसने इवेंट की लोकेशन और इनविटेशन कार्ड भी सेंड कर दिया था। शिवन्या काफ़ी दिनों से काम में बिजी थी और जब उसने दीपावली का मैसेज देखा तो उसने भी सोचा कि चलो एक बार चल के देखा जाए कि इस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन जैसे ही वह वहां पर आए उसकी नज़र अर्जुन पर पड़ी। ये देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन तभी उसने देखा कि अर्जुन को एक लड़की जबरदस्ती पीछे से हक कर रही है। ये देखना शिवन्या के बर्दाश्त से बाहर था।
और वह चलते अर्जुन के पास पहुंच गई। तभी शिवन्या ने देखा कि दीपाली उस लड़की को संभालने की कोशिश कर रही है। शिवन्या को वहां देखकर सभी लड़के उसे ऐसे देखने लगे जैसे कि कोई एंजल वहां पर आ गई हो। तभी साहिल बजाज ने कहा, मिस खुराना, आपके ड्राइवर की हरकत तो देखिए, उसने मल्होत्रा फैमिली की बेटी को ड्रग दिया और वह उसके साथ क्या करना चाहता है ये तो आप अच्छे से देख सकती है। ये बोलकर साहिल मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, आज तो एक ही तीर से 3 निशाने लग गए। लेकिन तभी शिवन्या ने उसे इग्नोर किया और अर्जुन के पास आकर कहा, तुम कब आए और तुमने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। ये सुनकर अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन दादाजी के ऑर्डर पर मुझे यहाँ पर आना पड़ा। वह क्लियर करना चाहता था कि शिवन्या से वह किस वजह से नहीं मिल पाया था। शिवन्या ने उसे सबके सामने गले से लगा दिया क्योंकि वह ये बर्दाश्त नहीं कर पाई कि किसी ने अर्जुन को टच किया था। वह सबको ये बताना चाहती थी कि अर्जुन सिर्फ उसका है। ये देखकर एक पल के लिए वहाँ सभी लोग शांत हो गए। उनके सामने इतनी ब्यूटीफुल लड़की किसी लड़के को गले लगा रही थी। युक्ति ने दीपाली से कहा, दीपाली यहाँ पर क्या हुआ है। लेकिन जैसे ही दीपाली कुछ बोलने वाली थी कि उसे हाथ छुड़ाकर सौम्या फिर से आगे बढ़ गई और उसने कसकर अर्जुन को गले से लगा लिया। ये शिवन्या को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने जल्दी से सौम्या का हाथ पकड़ा और उसे अर्जुन से दूर ही करने वाली थी कि इतनी देर में वहां कुछ लोग ब्लैक कपड़ों में आते हुए दिखाई दिए। उनको देखकर पता चल रहा था कि वह मिलिट्री के लोग थे। ये देखकर साहिल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और इतनी देर में ही सौम्या फिर से अर्जुन को पीछे से ही हक करने लगी। उनके साथ एक हैंडसम आदमी भी था। उसने अपनी रोकदार आवाज में कहा, यहाँ पर क्या हो रहा है। उसकी आवाज सुनकर सभी डर गए। शिवन्या को भी थोड़ी टेंशन हो गई क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि मल्होत्रा फैमिली का बेटा मिलिट्री में किसी हाई पोस्ट पर है। अब उसे अर्जुन के लिए थोड़ा डर लग रहा था और उसे खुद भी नहीं पता था कि यहाँ पर हुआ क्या था। तभी सौरभ मल्होत्रा ने आगे आते हुए कहा, मेरी बहन कहाँ पर है, और इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नज़र वहाँ पर खड़े अर्जुन पर गई। अर्जुन को देखकर एक पल के लिए मिस्टर मल्होत्रा हैरान हो गए। वह धीरे धीरे चलकर वहां पर आए। जैसे ही वह अर्जुन को कुछ बोलने वाले थे, अर्जुन ने उन्हें आंखों के इशारे से कुछ भी बोलने को मना कर दिया। इतनी देर में ही उनकी नज़र अर्जुन के पीठ से चिपकी हुई सौम्या पर पड़ी, जो नशे की हालत में लग रही थी। सौरभ मल्होत्रा जल्दी से अपनी बहन को अर्जुन की पीठ से हटाया और सौरभ के पास आने पर को फिर से ऐसी ही हरकत करने लगी। इस वक्त सौरभ भी अपने आप को बेबस महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे। तभी साहिल बजाज सौरभ मल्होत्रा के सामने आकर वही बकवास करने लगा कि यह सब इस लड़के ने किया है और इस लड़के के इरादे सौम्या के लिए गलत है। अर्जुन ये सुनकर पक गया था। उसने आगे बढ़कर साहिल को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और कहा, तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते। किसी ने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी और वह थप्पड़ इतना जोरदार था कि साहिल बजाज को सब कुछ घूमता सा नजर आने लगा। अर्जुन ने सौम्या की हालत देखी तो उसने सबसे पहले सौम्या को सौरभ के पास से गोद में उठाया और आगे बढ़ाकर उसे स्विमिंग पूल में छोड़ दिया। स्विमिंग पूल के ठंडे पानी से सौम्या को थोड़ा अच्छा फील हुआ और धीरे धीरे उसकी कंडीशन स्टेबल होने लगी। उसके बाद अर्जुन ने सौरभ मल्होत्रा के सामने आकर कहा, ये सब इसने किया है, आप चाहे तो यहाँ की सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं। सौरभ मल्होत्रा ने कहा, हमारे आदमी पहले ही सीसीटीवी फुटेज लेने के लिए चले गए हैं और जब आपने बोल दिया है तो किसी सबूत की जरूरत नहीं है। इतना कहकर उसने अपने आदमियों को इशारा किया और वह सभी साहिल को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। ये देखकर साहिल हैरान हो गया। उसने नहीं सोचा था कि बड़ी इस तरह पलट जाएगी। सौरभ को देखकर वह थोड़ा घबरा गया था। उसने कहा, मिस्टर मल्होत्रा, यह आप क्या कर रहे हैं। इस 2 कोड़ी के आदमी ने ही सौम्या को डर लगती है, आप चाहे तो किसी से भी पूछ सकते हैं। अर्जुन के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगता देख शिवन्या और दीपाली दोनों घबरा गई। दीपाली ने आगे बढ़कर घबराती हुई आवाज में कहा, सर मैं ही आपको कॉल की थी और इसमें अर्जुन जीजू का कोई हाथ नहीं है। फिर उसने सारी बातें मिस्टर मल्होत्रा को एक्सप्लेन कर दी। सौरभ मल्होत्रा की नज़र तो दीपाली से हट ही नहीं रही थी तो दीपाली शिवन्या की छोटी बहन ही, वह भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, लेकिन शिवन्या की बराबरी किसी से नहीं हो सकती थी। सौरभ मल्होत्रा दीपाली इतनी खूबसूरती में खो गया था। उसे याद आया कि कैसे उसने इस लड़की को फ़ोन पर वार्निंग दी थी, लेकिन वहाँ पर अर्जुन को देखकर वह शांत हो गया था। अर्जुन के बारे में अच्छे से जानता था और उसे ये भी पता था कि अर्जुन की पावर क्या है। जब दीपावली की बात खत्म हुई तो सौरभ मल्होत्रा ने अपने आदमियों से कहा, तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या बोला। इसे अपने साथ बेस पर ले चलो। ये सुनकर तो साहिल बजाज का गला ही सूख गया था। अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह आगे भी कुछ बोल सके। उसने नहीं सोचा था कि सिचुएशन इस तरह से बदल जाएगी और इस 2 कोड़ी के लड़के की जगह वह फंस जाएगा।
इतनी देर में सौम्या भी अपने होश में आ गई थी। उसने जब वहां पर अपने भाई को देखा तो वह थोड़ा घबरा गई और उसे यह एहसास हुआ कि वह स्विमिंग पूल में खड़ी है। अभी भी उसके सर पर थोड़ा नशा हावी था। उसने जल्दी से दीपाली को अपने पास बुलाया। दीपाली पहले ही अपनी बेस्ट फ्रेंड की ऐसी हालत देखकर दुखी थी। उसने जल्दी से सौम्या के पास जाकर कहा, तुम ठीक हो? लेकिन अब वह होश में आते ही सौरभ से डर रही थी, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि वह स्विमिंग पूल में क्या कर रही थी। तभी सौरभ ने वहां पर आते हुए कहा, मुझे अच्छा लगा कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड इतनी समझदार है कि उसने सिचुएशन को इतने अच्छे से संभाला। लेकिन सौम्या को उसकी बात समझ नहीं आई। शिवन्या ने मिस्टर मल्होत्रा से कहा, अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई है तो क्या मैं अर्जुन और दीपाली को यहाँ से लेकर जा सकती हूँ? सौरभ मल्होत्रा ने कहा, मिस आपकी तारीफ। तभी शिवन्या ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। शिवन्या का नाम सुनकर सौरभ और भी ज्यादा घबरा गया, क्योंकि कुछ दिन पहले ही तो परीक्षित आर्य के कहने पर उसने शिवन्या की इन्वेस्टिगेशन करवाई थी और उसे पता चला था कि वह अर्जुन की वाइफ है। सौरभ मल्होत्रा ने कहा, मिस खुराना, हमारी वजह से आपको इतनी परेशानी उठानी पड़ी, उसके लिए सॉरी, और आप इन्हें यहाँ से लेकर जा सकती है। बाकी लोगों की मुझे अभी भी इन्वेस्टिगेशन करनी है। आजकल के नौजवान ड्रग्स कुछ ज्यादा ही यूज करने लगे हैं। शिवन्या ने कहा, थैंक यू मिस्टर मल्होत्रा, जो आपने हमारी बातों पर भरोसा किया। वैसे आपके बारे में जितना सुना है, आप इतने क्रूएल तो नहीं लगते। शायद मुझे ही आपके बारे में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें बिल्कुल ठीक इन्फॉर्मेशन मिली है। हमारे जाने के बाद पता नहीं इन लोगों का क्या होगा। शिवन्या को उसकी बात समझ नहीं आई। तभी मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, मिस्टर अर्जुन, आप मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं। उसके बाद उसने दीपाली और अर्जुन को थैंक्स बोला। तभी उसे याद आया कि उसे मिस्टर देसाई की तरफ से अर्जुन को इनवाइट करना था। उसने अर्जुन से कहा, मिस्टर अर्जुन, मुझे आपसे 2 मिनट का काम है। इतना कहकर वो दोनों एक तरफ आगे। फिर मिस्टर मल्होत्रा ने मिस्टर देसाई के इन्विटेशन के बारे में बताया। अर्जुन ने कहा, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। उसके बाद अर्जुन युक्ति, शिवन्या और दीपाली के साथ वहां से निकल गया। अर्जुन ने शिवन्या से कहा, मुझे घर जाना है, मॉम मेरा इंतजार कर रही है। तभी शिवन्या ने युक्ति से कहा, तुम दीपाली को घर लेकर जाओ, मैं अर्जुन को छोड़कर आती हूँ। सौरभ मल्होत्रा अच्छे से वहां की इन्वेस्टिगेशन करने लगे। अब उनके चेहरे पर वह नरमी नहीं थी जो अर्जुन के सामने दिखाई दे रही थी। अब वह किसी डेविल से कम नहीं लग रहा था। उसने उन सभी को मिलिट्री बेस पर पहुंचा दिया जो भी ड्रग के मैटर में इन्वॉल्व थे। बजाज फैमिली तक भी यह खबर पहुंच गई है कि उनका बेटा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया है। उसके बाद सौरभ मल्होत्रा भी दीपाली के साथ वहां से घर के लिए निकल गए। अर्जुन और शिवन्या दोनों द क्रिस्टल सोसाइटी के लिए निकल गए। शिवन्या ने कहा, तुम दिल्ली आ गए और तुमने मेरे पास एक बार कॉल करना भी जरूरी नहीं समझा। तभी अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन तुम मुझे घर पर नहीं मिली और फिर दादाजी ने मुझे दीपाली के साथ पार्टी में जाने के लिए बोल दिया। वैसे अच्छा हुआ जो मैं उसके साथ चला गया, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आज सौम्या की जगह दीपाली होती और कोई भी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर नहीं होता। फिर अर्जुन ने शिवन्या को सारी बात बताई। शिवन्या ने कहा, वैसे तुम्हारी रिसर्च का क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ मिला? अर्जुन ने कहा, वैसे तो ये सब सीक्रेट है, लेकिन तुम्हें मैं थोड़ा बहुत तो बता ही सकता हूँ। मैं रिसर्च के लिए राजस्थान गया था और रिसर्च में हमने कुछ ऐसी चीज़ देखी जो इस दुनिया की नहीं थी, और अभी भी हमारी रिसर्च इन चीज़ों पर चल रही है। क्या तुम्हें भी इन बातों पर भरोसा है कि हमारी दुनिया के अलावा और दुनिया भी है? शिवन्या ने कहा, ऑफकोर्स आई बिलीव इट, क्योंकि हमने किताबों में भी पढ़ा है कि जैसी हमारी दुनिया है ऐसे ही कितने और प्लेनेट भी है, और क्या पता कितनी है गैलेक्सी इस यूनिवर्स में मौजूद है, और हम ये भी नहीं जानते कि कितने ही यूनिवर्स और अवेलेबल है। अर्जुन ने कहा, तुम ठीक कह रही हो, वह जगह भी ऐसी थी। वैसे क्या तुम्हें इतने दिनों में मेरी याद आई? शिवन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास इतना टाइम कहाँ है जो मैं तुम्हें भी याद करूं, और क्या तुम्हें मेरी याद आई? शिवन्या की बात अर्जुन को पसंद नहीं आई और उसने उदास चेहरे से कहा, मुझे तुम्हारी याद क्यों आएगी, वैसे भी हमारी शादी रियल थोड़ी है। ये बात शिवन्या को बुरी लगी, लेकिन शुरुआत तो उसने ही की थी। उसने कहा, सॉरी अर्जुन, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, मैं बस छोटा सा मजाक कर रही थी और मुझे तुम्हारी बहुत याद आए, और अगर तुमने दोबारा ये कहा कि हमारी शादी रियल नहीं है तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। हमारी शादी 100% रियल है, और मैं तुमसे पहले भी कहा है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, और तुम तो मुझे छोड़ने की सोचना भी मत। अगर तुम चाहो तो इस बारे में मैं तुम्हारी मॉम से भी बात कर सकती हूँ। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, अच्छा, लेकिन शादी करते वक्त तो तुमने कुछ और ही कहा था। तभी शिवन्या ने कहा, लेकिन तुम इस बात पर एग्री हुए थे कि तुम हमेशा मेरी बात मानोगे, और मेरा मन है कि अब मैं कभी भी तुमसे डाइवोर्स नहीं लूंगी, तो तुम्हें तो मेरी बात माननी होगी। वैसे दीपाली ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है कि तुम किस फैमिली से हो। मुझे ये सब सुनकर बुरा लगा।
तभी कार्तिक ने कहा मैं उस फैमिली से नहीं हूँ और वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं किसी फैमिली से हूँ। दरअसल कार्तिक कहना चाहता था कि वह आर्या फैमिली से है, लेकिन अभी यह सही समय नहीं था। बात करते हुए वह दोनों विला के सामने पहुंच गए थे। अर्जुन ने कहा क्या तुम भी अंदर चलोगी? शिवन्या ने मुस्कुराते हुए कहा मैं भी आ रही हूँ, इस बहाने आंटी से भी मिल लूंगी और तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ यही रुक जाती हूँ। उसके बाद वह दोनों अंदर चले गए। शालिनी इस वक्त अर्जुन के लिए डिनर तैयार कर रही थी, क्योंकि अर्जुन ने पहले ही उसे फ़ोन करके बता दिया था कि वह दिल्ली आ चुका है और उसे थोड़ा टाइम लगेगा घर आने में। लेकिन शालिनी का आज का दिन बहुत बुरा था, पर जब उसे अर्जुन के बारे में पता चला तो उसकी सारी उदासी दूर हो गई और फिर उसने अर्जुन की फेवरेट डिश बनाने का सोचा और कुछ देर बाद वह किचन में खाना बनाने लगी। उसे टाइम का पता ही नहीं चला। अर्जुन को देखकर उसकी आंखें नम हो गई और उसने कहा क्या काम की वजह से तू मुझे ऐसे ही छोड़कर जाएगा? और शिवन्या बेटी ऐसा कौन सा काम है जिसमें ये फ़ोन भी यूज़ नहीं कर सकता? शिवन्या ने कहा आंटी यह रिसर्च से रिलेटेड काम है और जहाँ पर अर्जुन को जाना पड़ता है वहाँ सिग्नल भी नहीं होते और ऊपर से काम के बीच में फ़ोन भी अलाउड नहीं होता। शालिनी को कुछ दिनों से ये शक था कि कहीं अर्जुन अपने नाना जी के साथ मिलकर तो काम करने नहीं लगा है, लेकिन अब उसका शक थोड़ा दूर हो गया था। जब उसने शिवन्या की बातें सुनी और उसके बाद उन तीनों ने खाना खाया, शिवन्या तो काम में इतनी व्यस्त हो गई थी कि उसे खाने पीने का होश ही नहीं रहता था और आज कितने दिनों बाद उसने इतने अच्छे से खाना खाया था। खाना खाने के बाद उन तीनों ने कुछ देर तक बातें की और फिर शालिनी ने कहा शिवन्या बेटा तुम यहीं रुक जाओ, इतनी रात को कहाँ जाओगी? शिवन्या ने भी उनकी बात से इनकार नहीं किया। ये देखकर शालिनी को बड़ा अच्छा लगा। शालिनी शिवन्या से कुछ जरूरी बात करना चाहती थी और बहुत दिन हो गए थे वह शिवन्या से मिली नहीं थी। जब आज उन्हें यह मौका मिला तो वह अपने हाथ से यह मौका जाने नहीं देना चाहती थी। कुछ देर बाद शालिनी ने कहा तू इतने दिनों बाद घर आया है, थक गया होगा, जा तू जाकर आराम कर और शिवन्या मेरे साथ ही सो जाएगी। ना चाहते हुए भी अर्जुन को वहां से जाना पड़ा। अपने कमरे में जाकर अर्जुन ने रूम का डोर लॉक किया और फिर कल्टीवेशन में लग गया। अब बारी थी 5वीं लेवल का डोर ओपन करने की। उसने जैसे ही 5वें लेवल का डोर ओपन किया तो अचानक से उसके दिमाग में रोशनियों का धमाका हुआ और उसका पूरा शरीर रोशनी से चमक उठा। अर्जुन को ऐसा लग रहा था जैसे कि वह किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हो। अब उसे कुछ धुंधली तस्वीर दिखाई देने लगी कि कैसे वह पावरफुल बना था, कैसे उसने अलग अलग टेक्निक्स में महारत हासिल की थी और कैसे वह पावरफुल होता गया और उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लेकिन तभी उसे वह चेहरा दिखाई दिया जिसने उसे मारा था और उसने चिल्लाते हुए कहा वेदिका मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और तुमसे अपना बदला लेकर रहूंगा। उसके बाद उसे कुछ चेहरे भी दिखाई दिए। अर्जुन ने अपने आप से ही कहा अगर मुझे ये जन्म दोबारा मिला है तो मैं तुम सबसे अपना बदला लेकर रहूंगा। इस वक्त वह वेदांत बन चुका था। दोनों की मेमोरी आपस में मिल चुकी थी और उसे वेदांत की 50% शक्तियां हासिल हो गई थी, जिससे उसकी माथे की नसें उभर कर सामने आने लगी थी जैसे कि वह अभी फट जाएगी। तभी उसे ड्रैगन की आवाज़ सुनाई दी तुम इन शक्तियों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो मैं अभी इन्हें अपने शरीर में लॉक करना होगा, नहीं तो तुम मारे जाओगे। अर्जुन ने कहा मैं इन पर कंट्रोल कैसे कर सकता हूँ। फिर उसने अपनी दिमागी दुनिया में सील बनना शुरू किया और देखते ही देखते उसने वेदांत की शक्तियों पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया और फिर उसके शरीर में 10% शक्तियाँ ही रह गई जिसे वह टॉलरेट कर सकता था। ड्रैगन दहाड़ते हुए कहा अब तुम्हें शक्तिशाली बनने से कोई नहीं रोक सकता, तुमने शक्तियों को कंट्रोल करने वाली टेक्निक को भी हासिल कर लिया है। ये वेदांत की हासिल की हुई खास तकनीक थी जिसकी वजह से कोई भी उसके लेवल का अंदाजा नहीं लग सकता था कि वह शक्तियों के कौन से स्तर पर है। अब तुम्हारी शक्तियां किसी आम योद्धा की तरह ही लग रही है, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी और अपने शरीर को भी मजबूत बनाना होगा। अर्जुन ने कहा क्या अब मैं अपनी दुनिया में जा सकता हूँ? ड्रैगन ने कहा ये हुई ना बात, अब तुम जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी इतनी ही सहायता कर सकता हूँ कि तुम्हें इस दुनिया से उसे दुनिया में ले जा सकता हूँ और उसे दुनिया से वापस यहाँ पर ला सकता हूँ। इसके अलावा अभी मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा नष्ट हो गई तो मैं पूरी तरह से विलुप्त हो जाऊंगा, इसलिए दूसरी दुनिया के खतरों से तुम्हें खुद ही निपटना होगा। अर्जुन ने कहा मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। तभी ड्रैगन ने कहा कि तुम्हारी दुनिया में भी कुछ खतरे ऐसी है जिसे तुम्हें ही अपनी दुनिया को प्रोटेक्ट करना होगा, नहीं तो पृथ्वी के लोग भी बेवजह मारे जाएंगे। यहाँ पर कुछ ऐसी रहस्यमयी जगह है जिनके बारे में तुम्हारी दुनिया के लोग भी कुछ नहीं जानते, इसलिए तुम्हें ही यहाँ के लोगों को उन खतरों से बचाना होगा। अर्जुन ने कहा मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इस दुनिया को प्रोटेक्ट कर सकूं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी
ये है कि 15-20 दिन तो मैं मैनेज कर सकता हूँ और मुझे ज़्यादा दिन तक दूसरी दुनिया में रहना पड़ा तो ये बात मैं अपनी फैमिली को कैसे समझाऊंगा। ड्रैगन ने कहा उसका रास्ता भी है, लेकिन अभी तुम इतने काबिल नहीं हुए हो कि ऐसा कर सको। तुम अपना क्लोन बनाकर एक ही पल में 2 जगह पर रह सकते हो, लेकिन अभी तुम ऐसा नहीं कर सकते। उसके लिए तुम्हें क्लोन बनाने की तकनीक भी आनी चाहिए, जो छोटा डोर ओपन होने से ही तुम्हें पता चलेगी। वेदांत इन सभी टेक्निक्स में निपुण था। अब तुमने उसके कंधे का भार उठाया है तो तुम्हें भी उसी की तरह पावरफुल बना होगा, बल्कि मैं तो तुमसे ये कहूँगा तुम्हें उससे भी ज़्यादा पावरफुल बना होगा, नहीं तो जिस तरह से लोगों के धोखे से वह मर गया था तुम भी मारे जाओगे। तुम नहीं जानते वेदांत, और मैं तुम्हारा 10,000 सालों से इंतजार किया है। 10,000 साल, एक उम्मीद में जिनकी किसी दिन हम दोनों वापस लौटेंगे। अर्जुन ने कहा मुझे भी इन 10,000 सालों की कुछ झलक याद है और मैं वह दर्द भी महसूस कर सकता हूँ, लेकिन इन 10,000 सालों में तो वेदांत यानी कि मेरे दुश्मन और भी ज़्यादा पावरफुल हो गए होंगे। ड्रैगन ने कहा वह इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम जानते हो वेदांत बचपन से ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, इसलिए उसका परिवार उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और इस भेदभाव ने ही उसके अंदर आत्मिक शक्ति को जागृत कर दिया। उसके बाद उसने अपना परिवार छोड़ दिया और जब वह 3 साल बाद अपने परिवार में वापस आया तो सब कुछ बदल चुका था। उसके बराबर का कोई भी योद्धा उसका मुकाबला करने के काबिल नहीं था। उसने अपने माता पिता का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया था, नहीं तो उन दोनों को हमेशा ही नीचा देखना पड़ता था। और ये तो बस शुरुआत थी। तभी अर्जुन ने कहा तुम भूल रहे हो कि मैं कौन हूँ और तुमसे ज़्यादा मैं उसके बारे में जानता हूँ। उसके बचपन की सभी यादें मेरे जहन में ताज़ा हो गई है और मुझे अच्छे से पता है उसने इन 3 सालों में क्या किया था। मुझे 15 साल तक का सब कुछ याद है। अब बस मुझे ट्रेनिंग के दौरान उन सब चीज़ों को दोबारा से हासिल करना है जिनके बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। शालिनी शिवन्या से बातें कर रही थी और उसे शिवन्या से बातें करके काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर शालिनी ने अचानक से पूछ ही लिया कि क्या तुम्हें अर्जुन पसंद है। ये सुनकर शिवन्या थोड़ा हैरान रह गई। उसने नहीं सोचा था कि शालिनी आंटी उससे ऐसा कुछ भी पूछ सकती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उनकी बात का क्या जवाब दे। थोड़ी देर तक उन दोनों के बीच पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। फिर शिवन्या ने कहा आंटी मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। तभी शालिनी ने कहा शिवन्या बेटी मुझे घुमा फिराकर बात करनी नहीं आती। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि क्या तुम एक दूसरे को पसंद करते हो, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश रहते हो और तुम दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब हो। तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। तभी शिवन्या ने कहा नहीं आंटी हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है। शालिनी ने कहा अच्छी बात है, तुम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि तुम दोनों का स्टेटस मेल नहीं खाता। ये सुनकर शिवन्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब उसे पछतावा हो रहा था कि उसने ऐसा क्यों बोला। तभी शालिनी ने कहा और तुम्हारे साथ जो लड़की रहती है क्या नाम है उसका। हाँ याद आया, युक्ति। मैं उससे अर्जुन की शादी करना चाहती हूँ। क्या तुम उससे बात कर सकते हो और मुझे उसकी फैमिली की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है ताकि मैं इस बात को आगे बढ़ा सकूँ। ये सुनते ही शिवन्या के होश उड़ गए थे। उसने सोचा भी नहीं था कि ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है। अब शिवन्या को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करते हुए कहा आंटी युक्ति इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेगी। तभी शालिनी ने कहा वह तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं जानती हूँ कि उसे कैसे मनाना है। अब ये सब शिवन्या टॉलरेट नहीं कर पा रही थी। उसने कहा आंटी ऐसा नहीं हो सकता। शालिनी ने भी ऐसे एक्सप्रेशन बनाए जैसे कि वह कुछ जानती ही नहीं है और उसने कहा तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या नहीं हो सकता। शिवन्या ने कहा वह बात ऐसी है और इतना कहकर वह चुप हो गई। फिर शालिनी ने पूछा वही तो मैं जानना चाहती हूँ कि कैसी बात है। फिर शिवन्या ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा मैं अर्जुन को पसंद करती हूँ। ये सुनते ही शालिनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन उसने तुरंत ही अपने एक्सप्रेशन चेंज कर लिए और अनजान बनते हुए कहा लेकिन अभी तो तुमने बोला कि तुम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है, फिर अब तुम अपनी बात से कैसे पलट सकती हो। मुझे लगता है तुम नहीं चाहती कि उस प्यारी सी लड़की का रिश्ता अर्जुन के साथ जुड़े। तभी शिवन्या ने कहा आंटी सॉरी, मैंने पहले आपसे झूठ बोला, लेकिन मैं सच में अर्जुन को पसंद करती हूँ और मुझे नहीं पता था मेरे झूठ बोलने से आप ऐसा डिसीजन ले लेंगी। शालिनी ने मन ही मन कहा मुझसे तुम दोनों ने इतना कुछ छुपाया, मैं भी देखती हूँ आज तुम कैसे मुझसे कुछ भी छुपा सकती हो। उसके बाद शालिनी ने शिवन्या से कहा ये सब मजाक तो नहीं है ना, क्योंकि आजकल के बच्चे टाइम पास के लिए एक दूसरे के साथ रहते हैं और अगर यह सब टाइम पास के लिए है तो उसका पीछा छोड़ दो, क्योंकि एक लड़की पहले ही उसकी लाइफ बर्बाद कर चुकी है। अब मैं नहीं चाहती कि उसे अपनी लाइफ में और धोखा मिले। मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी बातें कड़वी जरूर लग रही होगी, लेकिन तुम दोनों के लिए यही अच्छा है।
और वैसे भी तुम्हारा स्टेटस काफ़ी हाई है और इसलिए मैं तुमसे यह नहीं कह सकती कि तुम्हारी लाइफ उसके साथ बहुत अच्छी होगी, क्योंकि लाइफ में बैलेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए तुम्हारे मन में उसके लिए जो भी है मुझे बता सकती हो। शिवन्या ने कहा, आंटी आप क्या सोचती है मेरे बारे में मैं नहीं जानती, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि मैं अर्जुन को कभी भी धोखा नहीं दूंगी। और हाँ, आपकी बात बिल्कुल सच है, जब मैं उसके साथ रहती हूँ तो मुझे अलग ही खुशी का एहसास होता है। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है। शालिनी ने कहा, तो तुम मुझे अपने घर कब ले चल रही हो ताकि मैं तुम्हारे फैमिली मेंबर से इस मैटर में बात कर सकूं। तुम दोनों के लिए अच्छा यही है कि तुम दोनों एक दूसरे से शादी कर लो। ये सुनकर शिवन्या को काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन अब वह कैसे बताएं कि उसकी और अर्जुन की शादी हो चुकी है। लेकिन शालिनी ने कहा, और अगर तुम्हारी फैमिली में तुम दोनों का रिश्ता एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर तुम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता और मुझे उसके लिए युक्ति को देखना पड़ेगा। लेकिन तभी शिवन्या ने कहा कि मेरी फैमिली को इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वह जल्दबाजी में ये सब बोल तो गई थी, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया। शिवन्या टॉलरेट नहीं कर पाई कि शालिनी आंटी बार बार युक्ति का नाम बीच में ला रही थी। तभी शालिनी ने हैरानी से कहा, क्या बोला तुमने? तुम्हारी फैमिली तुम दोनों के रिलेशन के बारे में जानती है? अब शिवन्या बिल्कुल चुप हो गई और वह बहुत ज़्यादा नर्वस भी हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। शालिनी ने फिर से कहा, शिवन्या क्या सच में तुम दोनों के बारे में तुम्हारी फैमिली को पता है? शालिनी की बात सुनकर शिवन्या ने कहा, आंटी उन्हें हमारे बारे में सब पता है। शालिनी ने कहा, सब पता है इसका क्या मतलब? क्या और भी ऐसा कुछ है जो तुम दोनों मुझसे छुपा रहे हो? ये सुनते ही तो शिवन्या का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह शालिनी से क्या बोले। आज तक उसके सामने ऐसी सिचुएशन नहीं आई थी। शिवन्या ने कहा, आंटी आई एम सॉरी, यह मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। शालिनी उसकी बात को बड़े ध्यान से सुन रही थी और उन्होंने कहा, कौन सी गलती? शिवन्या घबराई हुई थी। उसने कहा, आंटी मैंने ही अर्जुन को शादी करने के लिए फोर्स किया था। ये सुनते ही शालिनी ने कहा, मैं तुम्हारे कहने का मतलब नहीं समझी। शिवन्या ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, आंटी मेरी और अर्जुन की शादी हो चुकी है। ये सुनकर शालिनी ने ऐसा दिखावा किया जैसे कि उसे कितना बड़ा शौक लगा हो। दरअसल कुछ दिन पहले युक्ति वहां पर आई थी और उन्होंने शालिनी से अर्जुन के बारे में पूछा। युक्ति जानना चाहती थी कि क्या शालिनी को सच में अर्जुन के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन उल्टा वह वहां पर आकर फंस गई। शालिनी ने उसे बिठाकर उसे अर्जुन और शिवन्या के रिलेशन के बारे में पूछा। कुछ देर तक तो युक्ति ने इधर उधर की बात करके शालिनी को टालने की कोशिश की, लेकिन बाद में उसे सब कुछ बताना पड़ा। और जब शालिनी को ये पता चला कि शिवन्या ने अर्जुन से शादी की है तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन उसने युक्ति से कहा कि किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे और तुम्हारे बीच क्या बात हुई थी। अब मैं इन दोनों बच्चों को देखती हूँ, मुझे नहीं पता था कि अर्जुन इतना बड़ा डिसीजन खुद ले लेगा। लेकिन उसकी भी गलती नहीं है, उस वक्त उसकी हालत ही ऐसी थी। अगर शिवन्या उसकी लाइफ में नहीं आती तो शायद मेरा बेटा आज भी दुखी होता। युक्ति ने कहा, ऐसा क्या हुआ था आंटी? तभी कहा कि बुरी बातों को दोहराना नहीं चाहिए, इसलिए कुछ नहीं हुआ। और अब उसे नालायक को आने दो, मैं उसकी क्लास लगाऊंगी। मैं तो तभी समझ गई थी जब अर्जुन शिवन्या को अपने साथ लेकर आया था। नहीं तो मेरे बेटे में इतने संस्कार तो है कि वह किसी लड़की को अपने बेडरूम में नहीं ले जाता। युक्ति ने भी आंखें बड़ी करते हुए कहा, आंटी क्या आप सच कह रही हो? वह तो हमेशा यही बोलती है कि हम दोनों के बीच कुछ नहीं है और ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए। शालिनी ने कहा, युक्ति तुम गलत समझ रही हो। उसे वक्त शिवन्या नशे की हालत में थी, लेकिन मैं तो उसे देखकर तभी समझ गई थी कि अर्जुन के इतने दिन गायब होने की वजह से उसका ऐसा हाल था। कुछ देर तक शालिनी से बात करते हुए युक्ति भी वहां से चली गई। शालिनी को चुप देखकर शिवन्या ने घबराते हुए कहा, आंटी क्या आप मुझसे नाराज है? मजबूरी थी अर्जुन से शादी करने की, नहीं तो मैं ऐसा कदम नहीं उठाती। और प्लीज अर्जुन से कुछ मत कहना, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। शालिनी थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा, आज तो मैं इस नालायक के हाथ पैर तोड़ दूंगी। उसने इतना बड़ा कदम बिना मुझसे पूछे कैसे उठा लिया? क्या वह इतना बड़ा हो गया है? ये देखकर शिवन्या बहुत ज्यादा डर गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। शालिनी ने नहीं सोचा था कि वह अपनी बहू को इतना डरा देगी। शालिनी ने प्यार से कहा, तुम क्यों रो रही हो? तभी शिवन्या ने कहा, आंटी आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगी ना? ये बात सुनकर शालिनी बोली, तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगी? शिवन्या ने कहा, क्योंकि मैंने इतनी बड़ी गलती की है और अब आप मुझसे नाराज भी है। शालिनी ने कहा, नाराज तो मैं तुम दोनों से हूँ, पर मैं तुम्हें बहुत पहले ही एक्सेप्ट कर चुकी हूँ और इस नालायक को तो मुझसे कोई नहीं बचा सकता। सुबह मैं इसकी क्लास लगाती हूँ।
आंटी प्लीज उसे छोड़ दो, अर्जुन की इसमें कोई गलती नहीं है। तभी शालिनी ने कहा एक तो ये तुम मुझे आंटी कहना बंद करो। शिवन्या और ज्यादा डर गई, उसने सोचा कि शालिनी उससे बात ही नहीं करना चाहती। तभी शालिनी ने कहा अब से तुम मुझे मॉम बुलाओगी, और जब तुम दोनों ने शादी ही कर ली है तो फिर तुम कब यहाँ पर हमारे साथ रहोगी? मुझे तुम्हारी फैमिली से भी बात करनी है, अब तुम्हारा घर वही होना चाहिए जहाँ पर अर्जुन रहता है। ये सुनकर शिवन्या बहुत ज्यादा शर्मा गई। उसने कहा मॉम जब आप कहें मैं आपको अपनी फैमिली से मिलवा दूंगी। वह भी आपसे मिलना चाहते हैं, उन्हें अर्जुन बहुत ज्यादा पसंद है। शालिनी ने कहा मेरे अर्जुन को कोई ना पसंद कर ही नहीं सकता, और एक वह घटिया लड़की थी जिसने मेरे अर्जुन के साथ ऐसा किया। शालिनी की बात सुनकर शिवन्या ने कहा मॉम उसे मिशा वर्मा ने धोखा दिया था ना? ये सुनते ही शालिनी हैरान हो गई। उन्होंने कहा तुम्हें उसके बारे में पता है क्या? अर्जुन ने तुम्हें ये सब बताया था? तभी शिवन्या ने कहा नहीं मॉम, मुझे अर्जुन ने कुछ नहीं बताया। वह तो मैं एक दिन अर्जुन के साथ मॉल में थी जब वह हमें मिली थी, और उसने अर्जुन को पहचान भी लिया था, लेकिन अर्जुन ने उसे बिल्कुल इग्नोर कर दिया और वह मेरे साथ कुछ अलग बिहेव करने लगा, जैसे कि वह उसे लड़की को जला रहा हो। मैं तभी समझ गई थी कि उस लड़की से अर्जुन का कुछ लेना देना जरूर है। ये सुनकर शालिनी को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा वह घटिया लड़की अब भी अर्जुन से क्या चाहती है? और शिवन्या बेटा उन दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं था जिससे तुम्हें बुरा लगे। उसे टाइम तो मेरा बेटा 18 साल का ही था और उसने कॉलेज ज्वाइन ही किया था, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तभी शिवन्या ने कहा वह उसका पास्ट था और आप चिंता मत कीजिए, उस लड़की की वजह से हम दोनों के बीच कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। यह सुनकर शालिनी ने उसे गले से लगा लिया और कहा कि मेरे अर्जुन के लिए तुम ही परफेक्ट हो, और तुम्हें कभी भी कोई परेशान करे तो मुझे बताना। तभी शिवन्या ने कहा मुझे कोई परेशान नहीं करता, और वैसे भी अर्जुन है तो मेरी सभी परेशानियों को दूर करने के लिए। तभी शालिनी ने कहा और कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जिससे अर्जुन भी तुम्हें ना बचा पाए तो तुम मेरे पास आ जाना। ये सब बोलते हुए शालिनी की आवाज में एक अलग ही कॉन्फिडेंस था, जैसे कि वह कोई पावरफुल लेडी हो। शिवन्या भी उसके ऐसी कॉन्फिडेंस को देखकर हैरान हो गई थी। इस वक्त शालिनी कोई नॉर्मल औरत नहीं लग रही थी, जैसे वह मिडिल क्लास थी। ऐसा कॉन्फिडेंस खुद शिवन्या में भी नहीं था। जब शालिनी इतनी पावरफुल थी तो वह क्यों कामिनी की बदतमीजी को टॉलरेट कर रही थी, और उसने क्यों कामिनी को उल्टा थप्पड़ नहीं मारा? शिवन्या से कुछ देर बात करने के बाद शालिनी ने कहा काफी टाइम हो गया है, अब हमें सोना चाहिए। और फिर वो दोनों एक ही कमरे में सोने के लिए चले गए। शालिनी को शिवन्या का साथ बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसकी तो यही इच्छा थी कि अर्जुन ठीक हो जाए, लेकिन आज अर्जुन सिर्फ ठीक नहीं हुआ था बल्कि उसकी शादी भी हो गई थी। इससे ज्यादा शालिनी को और क्या चाहिए था? शिवन्या और शालिनी दोनों एक ही बेड पर लेट गई और कुछ ही देर में शिवन्या की आंख लग गई। शालिनी भी उसे ही निहारते हुए सो गई। सुबह का वक्त अर्जुन पूरी रात कल्टीवेशन में लग रहा और सुबह उसकी आंख खुली तो वह अपने आप को तरोताजा महसूस कर रहा था। उसने अपने सामने ड्रैगन को बुलाने की कोशिश की, लेकिन ड्रैगन उसके सामने नहीं आया। तभी उसे अपने अंदर ही ड्रैगन की आवाज़ सुनाई दी। यह उसको हैरान करने वाला था। ड्रैगन ने कहा अब मुझे तुम्हारे सामने आने की जरूरत नहीं है, तुम जब चाहे मुझसे बात कर सकते हो। तुम्हारा इंसानी शरीर थोड़ा तो मजबूत हो गया है जो अब टेलीपैथी कर सकता है। अर्जुन को हैरानी हुई पर उसे अच्छा लग रहा था। उसने कहा अब मैं तैयार हूँ दूसरी दुनिया में जाने के लिए। ये सुनकर ड्रैगन ने दहाड़ते हुए कहा तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतने काबिल हो गए हो कि दूसरी दुनिया में खतरों का सामना कर सकते हो? अभी तुम सिर्फ दूसरी दुनिया में पहुँचने के काबिल हुए हो, वहाँ का बच्चा भी तुम्हें हरा सकता है। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा जब वहाँ के बच्चे तुम्हारा मजाक बनाएंगे? अर्जुन ने कहा मुझे अपना बदला लेना है तो पावरफुल तो होना ही पड़ेगा, और वहाँ पर अच्छे रिसोर्स होंगे जिनसे मैं पावरफुल बन सकता हूँ। तभी ड्रैगन ने कहा रिसोर्स तो तुम्हें वहाँ पर भरपूर मिलेंगे, लेकिन अगर तुम्हें किसी भी खतरे का सामना करना पड़ा तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। अर्जुन ने कहा मुझ पर भरोसा रखो, और अगर हम ऐसे ही हाथ पैर हाथ धर कर बैठे रहे तो कुछ दिनों में तुम भी गायब हो जाओगे, और फिर मैं भी कभी पावरफुल नहीं बन पाऊंगा और ना ही मैं कभी ड्रैगन किंग बन पाऊंगा। फिर इन सब का फायदा ही क्या रहेगा? ड्रैगन को उसकी बात ठीक लगी और फिर ड्रैगन ने कहा अगर ऐसी बात है तो फिर तुम तैयार हो जाओ। अर्जुन ने कहा ठीक है, और मुझे पता है कि घर वालों से मुझे कैसे बचाना है। मैं सुबह घर से निकलूंगा और उसके बाद हम टेलीपोर्ट करके दूसरी दुनिया में चले जाएंगे। फिर शाम को मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताया करूंगा। ड्रैगन ने कहा जितना तुम सोच रहे हो ये सब उतना आसान नहीं है। अगर तुम पावरफुल नहीं हुई तो वहाँ की सभ्यताएं तुम्हें कुचल डालेंगी। अर्जुन ने कहा अब जो होना है देखा जाएगा। मैं नीचे जाकर मॉम और शिवन्या से मिलता हूँ, उसके बाद मैं अपने सफ़र पर जाने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद अर्जुन ने शावर लिया और फिर तैयार होकर नीचे चला गया।
उसने देखा कि नीचे कोई नहीं है, उसे थोड़ी हैरानी होगी। तभी शालिनी के रूम से शिवन्या आई हुई दिखाई दी। दरअसल उन्होंने देर रात तक बात की थी, इसलिए शिवन्या की आंखें लेट खुली थी और अभी तक उसने शावर भी नहीं लिया था। अर्जुन ने शिवन्या को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, कहीं मॉम ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, तो तुझे ऐसा लगता है कि तेरी माँ सभी को परेशान करती रहती है? तभी अर्जुन ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। शालिनी ने कहा, तुम दोनों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया? दरअसल शालिनी ब्रेकफास्ट बनाकर बाकी के कामों में लग गई थी, लेकिन जब उसने अर्जुन की आवाज़ सुनी तो वह भी उस तरफ आ गई। उसके बाद उन तीनों ने ही ब्रेकफास्ट किया और फिर शालिनी ने अर्जुन के सामने भी शादी की बात छेड़ दी। फिर क्या था? अर्जुन ने सीधा कहा कि अभी मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है। वह इतनी सफाई से झूठ बोल रहा था कि शालिनी भी उसे देखकर हैरान हो गई और शिवन्या तो सर झुकाए ब्रेकफास्ट में ही लगी हुई थी। तभी अर्जुन ने ब्रेकफास्ट फिनिश करते हुए कहा, मोम, मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है, आप लोग बात कीजिए, मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा। इतना कहकर वह वहां से जाने लगा। तभी शालिनी ने कहा, तो अब तुम्हारे पास इतना भी वक्त नहीं है कि तू कुछ देर अपनी माँ से बैठकर बात कर सके? शालिनी की बात सुनकर अर्जुन को वापस बैठना पड़ा। फिर शालिनी ने अर्जुन से कहा, तुझे शादी क्यों नहीं करनी? मैंने तेरे लिए कितनी अच्छी लड़की ढूंढी है। ये सुनते ही अर्जुन ने कहा, और वह लड़की कौन है? वह सोच रहा था कि उसकी माँ शिवन्या का नाम देगी, लेकिन तभी शालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हारे लिए युक्ति को पसंद किया है। ये सुनते ही अर्जुन की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा, मोम, मुझे कोई लड़की पसंद नहीं है और मुझे अभी कोई शादी नहीं करनी। तभी शालिनी ने कहा, शिवन्या, अब तुम ही इसे कुछ समझाओ। शालिनी की बात सुनकर शिवन्या सोच रही थी कि अब वह क्या बोले और उसे देखकर अर्जुन मुस्कुराने लगा। अर्जुन को मुस्कुराते हुए देखकर शिवन्या को भी शैतानी सूझी। उसने कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रही है, युक्ति अर्जुन के लिए परफेक्ट है। ये सुनते ही अर्जुन और हैरान रह गया। उसने कहा, शिवन्या, तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें पता भी है? तभी शिवन्या ने कहा, अगर तुम्हारी मॉम ने युक्ति की बात की है तो वह तुम्हारे लिए सही लड़की होगी। गुस्से में वहां से खड़ा हुआ और फिर बाहर की तरफ जाने लगा। तभी शिवन्या ने कहा, मॉम, मैं अर्जुन को ज्यादा परेशान तो नहीं कर दिया? शालिनी ने कहा, अभी तो मैं इसे कुछ दिन ऐसे ही परेशान करने वाली हूँ, इसलिए भी तो मुझे इतने दिनों तक अपनी शादी की बात नहीं बताई। उसके बाद अर्जुन वहां से निकल गया। एक सुनसान जगह पर जाकर उसने कहा, मैं टेलीपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। तभी वहां से अर्जुन हरे धुएं के साथ गायब हो गया और जब उसकी आंखों के आगे से अंधेरा जाता तो वह एक अलग जगह पर था। उसके चारों तरफ बड़े बड़े वृक्ष थे और जहां तक नजर जाती बड़ा सा जंगल दिखाई दे रहा था। अर्जुन ने कहा, ये कौन सी जगह है? तभी ड्रैगन ने कहा, मुझे भी नहीं पता ये कौन सी जगह है, लेकिन यहाँ की शांति देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, पर तुम्हें सावधान रहना होगा क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है। उसके बाद अर्जुन सावधानी से आगे की तरफ बढ़ने लगा। कुछ घंटे बीत जाने के बाद उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। उसे ऐसा लगा जैसे कि कोई चीज़ उसकी तरफ बहुत ही तेज स्पीड में आ रही है और वह बहुत ही तेजी से आगे की तरफ भागने लगा। तभी उसने देखा कि उसके पीछे से जो आवाज़ आ रही थी वह और भी तेज होती जा रही है। अर्जुन ने बहुत फुर्ती दिखाई और वह पूरी तेजी से आगे की तरफ भाग रहा था, लेकिन वह भी देखना चाहता था कि पीछे क्या है। जब उसने पीछे नज़र घुमाई तो वह हैरान रह गया क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे रेड इंसेक्ट नजर आ रहे थे जिनसे पीछे की जमीन लाल दिखाई देने लगी थी। और हैरानी की बात यह थी कि उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और उसने पीछे पेड़ भी गिरते हुए देखे जिससे उसे उन इंसेक्ट की ताकत का अंदाजा हो रहा था और वह बड़े बड़े पेड़ गायब होते दिखाई दे रहे थे। इसका मतलब जो भी चीज़ उन रेड इंसेक्ट्स के रास्ते में आ रही थी उसे वह सभी डिस्ट्रॉय कर रहे थे। अर्जुन को बचने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वह भागता ही जा रहा था। अब उसे समझ आया कि ड्रैगन ने किन खतरों की तरफ इशारा किया था। ऐसे ही भागते हुए उसे 1 घंटा बीत गया, लेकिन अब वह भी समझ गया था कि वह ज़्यादा देर तक नहीं भाग सकता। उसने अपने शरीर की पूरी एनर्जी एग्जॉस्ट कर दी थी और जब उसके कदम लड़खड़ाने लगे तो उसे किसी पक्षी की तेज आवाज़ सुनाई दी जो उसके कानों में से सीटी की तरह निकल गई। लेकिन हैरानी इस बात की थी कि उसे आवाज़ को सुनकर वह इंसेक्ट वापस पीछे भागने लगे और देखते ही देखते अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें बंद हो गई थी। इस बार जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को एक अनोखे कमरे में पाया जो बहुत ही ठंडा था। उसने अपने आसपास देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह वहां पर अकेला था, लेकिन वह तो जंगल में दौड़ते हुए गिर गया था। फिर वह यहाँ कैसे आया? अर्जुन के दिमाग में ये सब चल रहा था और इसी वजह से वह उठकर बाहर गया तो वहां का नज़ारा बिल्कुल ही अलग था। वहां बहुत ज़्यादा चल पहल थी और जैसे ही कुछ लड़कों ने उसे बाहर आते हुए देखा तो वह जोर जोर से अर्जुन पर हंसने लगे। उन लोगों का पहनावा बिल्कुल ही अलग था। सभी पर किसी ने किसी तरह का चमकता हुआ आर्मर था।
ऐसी वेशभूषा तो उसने सिर्फ साइंस फिक्शन मूवीज में ही देखी थी, और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह सब उसे पर ही हंस रहे हो। ये देखकर अर्जुन को अच्छा नहीं लगा और वह सर झुकाकर वहां से जाने लगा। लेकिन तभी एक लड़की जिसके बाल पोनीटेल में बंधे थे और उसने रेड और ब्लैक कॉम्बिनेशन के कपड़े पहने हुए थे और उसके शरीर पर हल्की सी लाल रोशनी की परत दिखाई दे रही थी, जैसे कि वह रोशनी उसे प्रोडक्ट कर रही हो। उसे देखकर अर्जुन की आंखें झपकना ही भूल गई थी, वह कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल थी। उसे देखकर अर्जुन को शिवन्या की याद आ गई और वह सोचने लगा कि अगर वह जिंदा नहीं बचता तो शिवन्या का क्या होता। ये याद आते ही उसने अपना सर झुका लिया। वह लड़की चलाते हुए उसके पास आए और उसने कहा, क्या तुम पागल हो गए थे? तुम्हें रेड इंसेंट फॉरेस्ट में जाने की क्या जरूरत थी? और तुम्हारा शक्ति स्तर क्या है? और तुम्हारी छुपी हुई शक्ति को तुमने जागृत कर लिया है। अर्जुन को उस लड़की की एक बात भी समझ नहीं आई और अर्जुन उसे बेवकूफ होगी तरह देख रहा था। तभी उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तभी अर्जुन ने कहा, तुम किस बारे में बात कर रही हो? मुझे कुछ नहीं पता। और यह छुपी हुई शक्ति क्या है? अर्जुन की बात सुनकर उस लड़की को गुस्सा आया। अर्जुन उसे जब घूर कर देख रहा था तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह लड़कों की ऐसी नजरों से नफरत करती थी और ऊपर से अर्जुन ने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया, इसलिए उसने एक किक अर्जुन को मारी। ऐसा इसलिए था क्योंकि लड़के कोई ना कोई बहाना ढूंढकर उससे बात करने की कोशिश करते थे और उसे लगा कि अर्जुन भी उसके साथ ऐसा ही कर रहा है। लेकिन उस लड़की की किक लगते ही अर्जुन दूर जाकर पड़ा और उसके मुंह से खून निकलने लगा। ये देखकर वह लड़की और भी हैरान हो गई और उसने अपने आप से ही कहा, क्या ये लड़का इतना कमजोर है या फिर उसने ही कुछ ज्यादा पावर से अटैक किया था? अर्जुन उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस वक्त उसके सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा था जिससे उसकी हालत खराब हो रही थी। और वह लड़की अर्जुन के पास आकर बोली, तुम ड्रामा करना बंद करो, मैंने तुम्हें इतनी तेज नहीं मारा, और अगर मैं किसी बच्चे को भी ऐसे मारती तो उसे भी इतनी चोट नहीं आती जितना तुम ड्रामा कर रहे हो। लेकिन अर्जुन का चेहरा तो उस वक्त दर्द की वजह से पीला पड़ गया था और देखते ही देखते वह वही बेहोश हो गया। अब उसे लड़की को लगा कि यह लड़का ड्रामा नहीं कर रहा है और उसने जल्दी से जाकर अर्जुन को देखा तो अर्जुन का शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था और ऐसा लग रहा था जैसे उसे सांस नहीं आ रही हो। और फिर उस लड़की ने अर्जुन के सीने पर हाथ लगाया तो वह और भी ज्यादा हैरान हो गई क्योंकि इस वक्त अर्जुन की पसलियां टूट चुकी थी। अब उसे अपनी बेवकूफ़ी पर ही गुस्सा आया और फिर उस लड़की ने अर्जुन का इलाज करने के लिए हीलर को बुलाया। आखिर ये दुनिया कौन सी थी और क्या अर्जुन इतना कमजोर था कि वह एक लड़की के वार को भी टॉलरेट नहीं कर पाया? और वह लड़के उस पर हंस क्यों रहे थे? कुछ देर में ही सेकंड ग्रेड हीलर मास्टर आदित्य वहां पर आ गए थे। उन्हें देखकर लोग हैरान रह गए। किसी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि इतने बड़े हीलर मास्टर वहां पर आ सकते हैं। जो लड़के कुछ देर पहले वहां पर हंस रहे थे वह भी चुप हो गए थे। हीलर आदित्य ने उस लड़की को देखा जो वहां पर घुटनों के बल अर्जुन के पास बैठी हुई थी और जिस लड़की के चेहरे पर किसी भी तरह के कोई एक्सप्रेशन नहीं रहते थे और जो हमेशा गुस्से में ही दिखाई देती थी, आज उसका चेहरा उदास था। ये बात हीलर आदित्य को भी थोड़ी अजीब लगी। फिर उसने नीचे बैठकर उस लड़के को देखा और वह हैरान रह गया। उसने कहा, इस इतनी बुरी तरह से किसने मारा? ये सुनकर उस लड़की ने गुस्से में आदित्य को देखा। आदित्य समझ गया था कि यह काम तनीषा का है और फिर उसने अपने हाथ अर्जुन की चेस्ट पर रखे और अपनी आंखें बंद कर ली। देखते ही देखते उसके हाथों से रोशनी निकलने लगी और उसके शरीर के अंदर से व्हाइट लिजर्ड का अक्स दिखाई देने लगा। सभी व्हाइट लिजर्ड को देखकर हैरान थे और आपस में बातें करने लगे। तो हीलर की सीक्रेट पावर का सोर्स एक व्हाइट लिजर्ड है, लेकिन व्हाइट लिजर्ड को ढूंढना तो बहुत ही मुश्किल काम है। अब समझ में आया कि आदित्य ग्रेड 2 के हीलर मास्टर कैसे बने। लोग आपस में बातें कर रहे थे। वही लोग ये भी सोच रहे थे कि यह पागल लड़का कितना कमजोर है और इसमें तनीषा को गुस्सा दिला दिया। अर्जुन की बॉडी सफेद रोशनी को एब्जॉर्ब कर रही थी और धीरे धीरे उसकी राइब्स रिकंस्ट्रक्शन होने लगी। कुछ ही देर में मास्टर आदित्य ने उसकी हड्डियों को जोड़ दिया और फिर अपने माथे से पसीने को पूछते हुए बोला, तनीषा, तुम्हें सोच समझ कर किसी पर अटैक करना चाहिए और इतना घातक अटैक इस लड़के पर करने की क्या जरूरत थी? जानती हो, इस वक्त मेरी पूरी एनर्जी एग्जॉस्ट हो चुकी है। आज तक मैं इतने लोगों का ट्रीटमेंट किया है लेकिन ये लड़का सबसे अलग था। पता नहीं ये कितना पावरफुल है, जिसने मेरी सारी एनर्जी खत्म कर दी। अब मुझे कम से कम 1 हफ्ते आराम करना होगा और कल्टीवेशन करके अपनी एनर्जी को रिस्टोर करना होगा। इसका ट्रीटमेंट करते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं किसी विशाल जानवर को हिल कर रहा हूँ। तनीषा ने कहा, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। मैंने बिना आध्यात्मिक शक्ति के इस पर अटैक किया था, फिर भी यह मेरे हल्के से अटैक को झेल नहीं पाया और मरने की कगार पर पहुंच गया।
नहीं इस पर किसी तरह का आर्मर है और ना ही यह पावरफुल है। इसके कपड़ों को देखकर तो पता चल रहा है कि यह कहीं दूर से आया है, ये आसपास की रियासत से तो नहीं लग रहा। आदित्य ने कहा तनीषा अभी इस आराम की जरूरत है और इसे होश में आने में भी कुछ दिन लगेंगे। अभी आदित्य ने इतना ही बोला था कि इतनी देर में अर्जुन की आंखें खुल गई। अभी भी उसे सीने में भारीपन सा महसूस हो रहा था। उसने आंखें खोलते ही अपने सामने तनीषा को देखा और वह हड़बड़ा कर पीछे हटने लगा। अर्जुन को देखकर आदित्य हैरान था क्योंकि इतनी सीरियस कंडीशन से रिकवर होने के बाद अर्जुन ने इतनी जल्दी आंखें खोल ली थी। ऐसा लड़का उसने अपनी लाइफ में पहली बार देखा था। ये देखकर अर्जुन के साथ साथ तनीषा भी थोड़ा हैरान थी और उसने आदित्य से कहा तुम तो कह रहे थे कि इसे अभी होश नहीं आएगा और ये तो कुछ ही देर में होश में आ गया। तनीषा की बात सुनकर आदित्य ने कहा मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि यह कोई आम लड़का नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तभी तनीषा ने गुस्से में कहा आप अपनी बकवास बंद करो, मुझे पता है ये कितना पावरफुल है। अगर यहाँ के एक बच्चे ने भी इससे मुकाबला किया तो मुझे नहीं लगता कि यह बच पाएगा और तुम तब से ही बकवास कर रहे हो। उसके बाद तनीषा ने आगे बढ़कर अर्जुन से कहा तुम कैसे हो, लेकिन अर्जुन ने थोड़ी तेज आवाज में कहा मुझसे दूर रहो। अर्जुन ने महसूस किया था कि वह किसी भी पल मर सकता था और अब वह इस लड़की से दूर ही रहना चाहता था। उसे नहीं पता था कि आखिर इस लड़की ने उसे मार क्यों था। तनीषा भी उसके डर की वजह समझ गई थी और जो किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। उसने कहा अभी तुम्हें आराम की जरूरत है और मैं बाद में तुमसे मिलती हूँ। इतना कहकर वह वहां से निकल गई और अर्जुन ने अपने आप से ही कहा मैं पागल हूँ जो अब दोबारा इसके सामने आऊंगा, यहाँ से निकलने में ही भलाई है। और वह जल्दी से वहां से निकलने लगा। कुछ लड़के भी उसका पीछा करने लगे और वह आपस में बातें कर रहे थे। इतना पावरफुल लड़का हमने आज तक नहीं देखा, तुमने देखा ना एक किक से इसकी क्या हालत हो गई थी। तभी उनमें से एक लड़के ने कहा जो भी हो, लेकिन आज तक जीस तनीषा ने सीधे मुंह किसी से बात तक नहीं की, वह इससे मिलने के लिए बोल रही थी। इसलिए यह बात हमें रियासत के युवराज तक पहुंचानी पड़ेगी और उन्हें पता चला कि तनीषा और ये लड़का एक दूसरे के इतने करीब आ गए हैं तो वह निश्चित ही इस लड़के को मार देगा। अर्जुन को दूर से भी उनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी और वह जल्द से जल्द इस जगह से निकलना चाहता था। वह चारों तरफ देख रहा था जहाँ पर अलग ही तरह के घर बने हुए थे और सभी घर लकड़ी और पत्थरों से बनाई गई थी। देखने में इस रियासत की पावर का अंदाजा हो रहा था क्योंकि वहां पर ऊंचे ऊंचे और बड़े बड़े भवन बने हुए थे जो नज़ारा देखने में बहुत ही ज्यादा भव्य और अनोखा था। अर्जुन बहुत तेजी से वहां से दौड़ते हुए गलियों से होता हुआ दोबारा जंगल की तरफ जाने लगा। जो लड़के उसका पीछा कर रहे थे वह रुक गए और उन्होंने हंसते हुए कहा अगले कुछ घंटे में शाम होने वाली है और ये लड़का इस वक्त जंगल में जा रहा है, इसका मरना तो निश्चित है। इतना कहकर वह सभी लड़के वापस मुड़ गए और अर्जुन किसी सेफ जगह पर जाकर बैठ गया क्योंकि अभी उसका कल्टीवेशन करना ज्यादा जरूरी था और उसे बहुत ज़्यादा कमजोरी भी महसूस हो रही थी। उसने वहां पर कुछ घंटे कल्टीवेशन किया और उसे थोड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसे वहां बहुत ही शुद्ध एनर्जी महसूस हो रही थी और कुछ घंटे में ही उसे अच्छा महसूस होने लगा जैसे कि उसे कुछ हुआ ही नहीं था। उसके बाद वह वहां से खड़ा हुआ और फिर उसने ड्रैगन किंग से वहां से जाने के लिए कहा और देखते ही देखते वहां पर हरा रंग का धुआं दिखाई देने लगा और फिर अर्जुन वहां से हरे रंग के धुएं में गायब हो गया। उसके बाद अर्जुन उसी जगह पर टेलीपोर्ट हुआ जहां से वह सुबह दूसरी दुनिया में गया था। अर्जुन ने जब अपने आप को पृथ्वी पर देखा तो उसने चैन की सांस और फिर उसने ड्रैगन से कहा वह सब क्या था और तुमने मुझे कहाँ पहुंचा दिया था, आज तो तुमने मुझे मरवा ही दिया था। तभी ड्रैगन ने कहा तो तुम क्या सोच रहे थे कि तुमने 5 द्वारों को ओपन कर लिया है तो इसका मतलब ये था कि तुम पावरफुल हो गए। उसे दुनिया में उन लोगों की पावर तुमसे 1000 गुना ज्यादा थी और तुम अभी वहाँ के मुकाबले बहुत कमजोर हो। तुम जानते हो उसने तुम्हें इतनी जोरदार किक नहीं मारी थी, अगर वह वहां के छोटे से बच्चे को ऐसे ही मारती तो भी उस बच्चे को इतनी ज्यादा चोट नहीं आती और एक तुम हो जो मरने की कगार पर पहुंच गए थे। अर्जुन ने ड्रैगन की बात को बड़े ध्यान से सुना और उसने कहा कि एक दिन मैं उसे दुनिया में ड्रैगन किंग फिर से बनूंगा। अगर पावरफुल बनने के लिए मुझे ऐसे 1000 बार भी घायल होना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अच्छा हुआ जो उस लड़की ने मुझ पर अटैक किया, इससे मुझे अपनी कमजोरी के बारे में पता तो चल। अब मैं छोटी से छोटी बात का ध्यान रखूंगा और अलग भी रहूंगा। अब शाम का वक्त था। अर्जुन अपने घर गया तो वह थोड़ा हैरान हो गया क्योंकि वहां पर उसके नाना जी आए हुए थे और शिवन्या वहां पर नहीं थी। परीक्षित आर्या ने अर्जुन को देखकर मुस्कुराते हुए कहा तो कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? मुझे खुशी हुई कि तुम बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर रहे हो। यह इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि तुम्हारे अंदर आर्या फैमिली का ब्लड है। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो इतनी जल्दी किसी भी कंपनी में तुम प्रोग्रेस नहीं कर पाते। ये सब बातें करते हुए परीक्षित आर्या मुस्कुरा रहे थे और वही अर्जुन का ध्यान उन्हीं की बातों पर था और उसे समझ में आ गया था कि जिस तरह से उसने अपने नाना जी को बेवकूफ़ बनाया था और ऐसी खतरनाक जगह पर पहुंच गया था,
नानाजी शांत थे पर वह अर्जुन की स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे थे। अर्जुन भी यह सब अच्छे से समझ रहा था और तभी शालिनी ने कहा, पापा आप भी किन बातों को करने लगे, ये घर है आपका, मीटिंग हॉल नहीं है जो यहाँ भी बिजनेस की बातें कर रहे हो। तभी परीक्षित आर्या ने कहा, अब अर्जुन हमारे बिजनेस को संभालेगा और मैं तुम्हें यही बताने के लिए आया था, तुम जानती हो ना इसलिए जो अंगूठी पहनी है उसका क्या मतलब है। शालिनी ने कहा, पापा मैं अच्छे से जानती हूँ लेकिन अभी अर्जुन की उम्र ही क्या है और यह जिम्मेदारी आपको सत्यम और अभय में से किसी एक को देनी चाहिए। परीक्षित ने हंसते हुए कहा, उन दोनों ने ही मुझे अर्जुन का सजेशन दिया था और वह हमेशा ही रहते थे कि जब दीदी आएगी तो वही अपनी जिम्मेदारी संभालेगी, इसलिए उन्होंने भी मेरी बात नहीं मानी और अब अर्जुन को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, इसलिए इस मैटर पर बात करना वेस्ट है। अर्जुन अब तुम अपनी कंपनी में रिजाइन दे दो और आज से तुम अपने परिवार की जिम्मेदारियां को संभालो, मुझे इतना ही कहना था और तुम फ्री हो जाओ तो मेरे पास आ जाना क्योंकि मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट मैटर पर डिस्कशन करनी है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अर्जुन ने कहा, ठीक है नाना जी, मैं आपसे कल शाम को मिलता हूँ। इतना कहकर वह अपने कमरे में जाने लगा। आज का दिन वैसे भी उसे बहुत थकाने वाला था और अब वह यही सोच रहा था कि हम दोबारा वहाँ पर कैसे जाए। तभी शालिनी ने पीछे से कहा, तुम कल कहीं मत जाना क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ कहीं जाना है। वही शिवन्या शाम को ही अर्जुन के विला से निकली थी और उसके बाद उसने घर जाकर अपने मॉम डैड और दादाजी को सारी बात बता दी। फिर क्या था, वह भी कल सुबह की तैयारी में लग गए। उन्हें इस बात की खुशी थी कि आखिरकार अर्जुन की मॉम को इस बारे में सब कुछ पता चल गया। वह भी कब से चाहते थे कि अब उनकी बेटी भी नॉर्मल कपल की तरह खुश रहे, लेकिन अभी तक उन दोनों के बीच ऐसा कोई भी रिलेशन दिखाई नहीं दिया था। यही बात शिवन्या के दादाजी को सताती थी। वही अर्जुन सोच रहा था कि उसकी मॉम को कहाँ पर जाना है, पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और कहा कि ठीक है मैं तैयार रहूँगा। उसके बाद वह अपने कमरे में चला गया। परीक्षित ने कहा, तुम कल कहाँ पर जा रही हो? शालिनी ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा, आप इतने भोले तो नहीं हैं जितने बना रहे हैं। क्या मैं नहीं जानती कि अब तक आपने अर्जुन और मेरी सारी डिटेल निकाली होगी, तो फिर क्या कुछ ऐसा है जो मुझे पता होना चाहिए? ये सुनते ही परीक्षित आर्या थोड़े परेशान हो गए। आखिर परीक्षित आर्या शालिनी की बातों का क्या जवाब देंगे और उन्हें किस इम्पोर्टेंट मैटर पर अर्जुन से डिस्कशन करनी थी। शालिनी को ऐसे बात करते हुए देखकर परीक्षित आर्या ने कहा, ये बिल्कुल भी नहीं बदली, आज भी इसके यही तेवर है और 100% इसे अर्जुन की शादी के बारे में कुछ तो पता चल गया है और इसे ये पता चला कि हमें भी इस बारे में पता है तो बात और बिगड़ जाएगी। परीक्षित आर्या को अपनी सोच में खोया देख शालिनी ने कहा, क्या हुआ जो आप इतनी गहरी सोच में चले गए हैं? परीक्षित आर्या ने कहा, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली और तुम बात ही ऐसी कर रही हो जिसकी वजह से मुझे सोचना पड़ रहा है कि मुझे क्या गलती हो गई और मुझे क्या पता होना चाहिए जो तुम्हें नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसी कोई बात याद नहीं आ रही है। शालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, बदले तो आप ही नहीं है और अगर ऐसी बात है तो अब आप जा सकते हैं। परीक्षित आर्या जल्दी से वहां से निकल गए। वह अच्छे से जानते थे अगर वह थोड़ी देर और शालिनी के सामने रहे तो वह उसे कुछ भी छुपा नहीं पाएंगे। शालिनी भी मुस्कुराते हुए अपने रूम में चली गई। सुबह का वक्त दूसरी दुनिया में तनीषा कल्टीवेशन करके उठी। उसकी बॉडी पूरी तरह से पसीने में भीगी हुई थी और उसके शरीर से निकली हुई फ्रेग्रेंस किसी को भी मदहोश करने के लिए काफ़ी थी। तनीषा ने सबसे पहले अपने भवन के पीछे बहते झरने में स्नान किया और फिर उसने जंगली फल खाए जिससे उसे भरपूर एनर्जी मिली। जंगली फल खाने के बाद उसे उस अनजान लड़के का ख्याल आया और वो उससे मिलने के लिए जाने लगी, लेकिन तभी उसने सोचा कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। वैसे तो उसे इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन इस वक्त वह लड़का बहुत ज़्यादा कमज़ोर था और यही वजह थी कि तनीषा नहीं चाहती थी कि लोग उसके साथ उस लड़के का नाम जोड़े। यही सोचते हुए उसने वहां जाने से अपने कदम रोक लिए और फिर वो जंगल की तरफ जाने लगी। उस रियासत के सभी लोगों के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि वो सभी अपनी ट्रेनिंग के लिए रेड इंसेक्ट का इस्तेमाल किया करते थे और जो जितनी देर रेड इंसेक्ट को रोक पाता था वो उतना ही पावरफुल माना जाता था। किसी की पावर उसकी स्ट्रेंथ पर ही डिपेंड नहीं करती थी बल्कि उसकी टॉलरेंस पर भी डिपेंड करती थी। यही वजह थी कि रैंकिंग में ऊपर नीचे होने के बाद भी कुछ लोग टॉलरेंस की वजह से ज़्यादा पावरफुल होते थे और बहुत जल्द उनकी रैंकिंग भी काफ़ी ऊपर पहुंच जाती थी। तनीषा अपनी प्रैक्टिस के लिए फॉरेस्ट जाने लगी। उसने अर्जुन से मिलने का अपना इरादा बदल दिया और जब वह फॉरेस्ट के किनारे पर पहुंची तो पहले ही वहां पर कुछ लोग मौजूद थे। तभी उसकी नज़र एक जाने माने चेहरे पर पड़ी जिसकी वजह से उसकी भौहें तंग गई और वह अपना रास्ता बदलने लगी, क्योंकि वहां पर उसने रियासत के युवराज को देखा जो कुछ लड़कों के साथ खड़ा था। उसने कहा, क्या तुम सच बोल रहे हो? वह लड़का जंगल में ही गया था और अगर वह जिंदा हुआ तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं।
तनीषा दूर से ही उनकी बातें सुन पा रही थी। वह भी सोच रही थी कि ये सभी किस लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन तभी उसके साथ के लड़के ने कहा, युवराज वह जिंदा ही नहीं बचा होगा क्योंकि वो तनीषा के छोटे से अटैक से ही करने की हालत में पहुंच गया था। फिर इस फॉरेस्ट की बात तो भूल ही जो कि वह यहाँ से जिंदा भी बच सकता है। अब तनीषा को सारी बातें समझ आ गई थी। तभी उसे लड़के ने कहा, और वह तो कल शाम से ही लापता है और रात में इस फॉरेस्ट में रुकने की हिम्मत भला कौन कर सकता है। युवराज ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, और अगर किसी और ने भी तनीषा पर नजर उठाकर भी अच्छी तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर वह जंगल की तरफ अपने सभी साथियों के साथ जाने लगा। उसने कहा, जब यहाँ आ ही गए हैं तो क्यों ना कुछ प्रैक्टिस की जाए। इतना कहकर युवराज उन सभी लड़कों के साथ वहां से रेड इंसेंट फॉरेस्ट की तरफ बढ़ गया। तनीषा भी थोड़ा हैरान हो गई थी जब उसने उस लड़के के बारे में सुना। सभी तनीषा की कुछ फ्रेंड्स भी वहां पर आ गई और उन्होंने तनीषा को अपनी सोच में कोई देखा तो कहा, तुझे क्या हुआ। तभी तनीषा ने कहा, कुछ नहीं। फिर वह भी फॉरेस्ट की तरफ आगे बढ़ गई। वही अर्जुन सुबह उठा और रेडी होकर नीचे आ गया क्योंकि उसकी मॉम ने उसे कहीं चलने के लिए बोला था। शालिनी भी रेडी हो गई और फिर वह दोनों टैक्सी लेकर वहां से निकल गए। शालिनी ने अर्जुन को नहीं बताया था कि वह कहाँ जा रही है, लेकिन जब टैक्सी एक जानी पहचानी लोकेशन पर जाने लगी तो अर्जुन को थोड़ी हैरानी हुई। उसने कहा, मॉम हम कहाँ पर जा रहे हैं, इस तरफ तो शिवन्या का घर है। शालिनी ने कहा, हम शिवन्या के घर ही जा रहे हैं, मुझे कुछ जरूरी बातें क्लियर करनी थी, यही वजह है कि हम यहाँ पर आए हैं। अर्जुन भी थोड़ा परेशान हो गया था। वह सोच रहा था कि आखिर उसकी माँ के दिमाग में चल क्या रहा है। कुछ ही देर में वह दोनों खुराना मेंशन के डोर पर पहुंच गए थे और तभी कुछ नौकर उनके पास आकर खड़े हो गए। और शिवन्या की फैमिली को जब यह इन्फॉर्मेशन मिली कि वह दोनों आ गए हैं तो वह भी जल्दी से उन दोनों का वेलकम करने के लिए मेन डोर पर आई। जयदेव खुराना ने शालिनी को ग्रीट किया और शालिनी और फिर उन्हें अंदर ले गए। अर्जुन ने अपने आप से ही कहा, ये सब चल क्या रहा है। तभी अर्जुन की नज़र युक्ति पर गई जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि युक्ति की वजह से ही शालिनी को उन दोनों की शादी की बात पता चली थी और युक्ति इसलिए अपनी हंसी रोक नहीं पा रही थी। शालिनी ने सभी को ग्रीट किया और फिर वह उन सभी के साथ हॉल में आकर बैठ गई। अर्जुन ने इशारे से शिवन्या से जानना चाहा कि यह सब हो क्या रहा है, लेकिन शिवन्या तो उससे नजरें भी नहीं मिला पा रही थी और कुछ देर बाद ही वह वहां से चली गई। शिवन्या की मां शिवानी और पापा दोनों ही काफी रिस्पेक्ट के साथ शालिनी से बातें कर रहे थे। अर्जुन ने कहा, मॉम आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी आया। लेकिन तभी शालिनी ने उसे वहीं बैठे रहने को कहा, जिसकी वजह से अर्जुन का चेहरा उतर गया। वह सब कुछ जानना चाहता था लेकिन सब कुछ उसके दिमाग के ऊपर से जा रहा था। उसने धीरे से कहा, मोम आप यहाँ पर इसलिए आई थी, कोई तो वजह होगी। तभी शालिनी ने कहा, वजह तो बहुत ज़्यादा है लेकिन अभी मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। अपनी मॉम की बातें सुनकर अर्जुन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसे एहसास हो गया था कि उसने कुछ तो गलत किया है जिसकी वजह से उसकी मॉम उससे ऐसी बातें कर रही है। तभी शालिनी ने मिस्टर जयदेव खुराना से कहा, आप लोगों ने आगे क्या सोचा है। अर्जुन सोच रहा था कि उसकी मॉम किस बारे में बात कर रही है। तभी जयदेव खुराना ने कहा, जैसा आपको ठीक लगे हमें बता दीजिए। मुझे खुशी है कि आप खुद यहाँ पर आए, नहीं तो कुछ दिनों में मैं ही आपसे मिलने के लिए आने वाला था। शालिनी ने कहा, अंकल जी यह आपका बड़प्पन है, नहीं तो जैसी कंडीशन हमारी थी ऐसे में कौन हमें एक्सेप्ट करता। अब मुझे यकीन हो गया है कि शिवन्या को आपके ही संस्कार मिले हैं और एक ये नालायक है जिसने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। ये सुनते ही अर्जुन अंदर ही अंदर थोड़ा डर गया था। उसने कहा, मोम मैंने क्या बात छुपाई। शालिनी ने उसे घूर कर देखा और कहा, अभी भी तुम ये सवाल मुझसे कर रहे हो। तभी शिवन्या ने पीछे से आकर अर्जुन के कान में धीरे से कहा, उन्हें हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया है और यह सब इस झल्ली की वजह से हुआ। उसने युक्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा और युक्ति ने अपनी गर्दन नीचे झुका ली। वह अर्जुन का सामना तक नहीं कर पा रही थी। तभी शालिनी ने कड़क आवाज में कहा, अर्जुन तुम उसको क्यों घूर रहे हो। शालिनी की आवाज सुनकर अर्जुन अपने होश में आया। उसने कहा, मॉम मैं आपको बताने ही वाला था। तभी मैं अपने गुस्से में कहा, तुम मुझे जब बताते तब एक नन्हा मुन्ना शैतान इस घर में आ जाता। कितने दिनों तक तुम यह बातें मुझसे छुपाने वाले थे। अर्जुन आज स्पीचलेस था। तभी शिवन्या ने आगे आकर कहा, मोम क्या आप हम दोनों से नाराज है। शालिनी ने कहा, मैं इस लड़के पर नाराज हूँ, तुम तो मेरे जिगर का टुकड़ा हो, भला मैं तुमसे कैसे नाराज हो सकती हूँ। अर्जुन ने अपने आप से ही कहा, आखिर मॉम शिवन्या को अच्छे से जानती भी नहीं है और उसके लिए वह मुझसे नाराज हो गई। लेकिन तभी शालिनी ने कहा, इसके लिए तो मैं अर्जुन को एक बड़ी पनिशमेंट दूंगी ताकि उसे ऐसा शो कि उसने अपनी माँ को कितना हॉट किया है। आखिर शालिनी क्या सच में अर्जुन से नाराज थी और वह किसी बड़ी पनिशमेंट की बात कर रही थी। क्या अर्जुन दोबारा दूसरी दुनिया में जाएगा और क्या होगा जब वह तनिषा से दोबारा टकराएगा।
तनीषा ने अपने आप से ही कहा। वो पागल लड़का फिर से फॉरेस्ट में चला गया और वो भी रात को। अब तो उसके बारे में सोचना ही बेवकूफ़ी है। एक बार तो मैंने उसे बचा लिया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब वो जिंदा भी होगा। पता नहीं वो बेवकूफ़ कहाँ से आया था। उसके बाद तनीषा भी फॉरेस्ट में चली गई। इंसानी गंध लेते हुए इंसेंट फिर से जमीन के बाहर निकलने लगे थे, लेकिन धूप में ये थोड़े कमज़ोर हो जाते थे और उनके देखने की क्षमता भी कम हो जाती थी। यही वजह थी कि सभी लोग दिन में इनका सामना करते थे और तनीषा तो अब बिना थके कई घंटे तक इन्हें टॉलरेट कर सकती थी, लेकिन रात को वो उनके सामने 1 घंटा भी ना टिक पाए। एक तरफ युवराज की लोग वाहवाही कर रहे थे, वही तनीषा की स्पीड देखकर उसके साथ की लड़कियां और कुछ लड़के हैरान थे। तनीषा के ग्रुप में से एक लड़के ने कहा, हमें नहीं लगता कि तुम्हें कोई टक्कर दे सकता है, और रियासत के युवराज के पास तो इतनी एनर्जी सोर्स है, वो भी तुमसे पीछे रह गया। तनीषा ने कहा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरा कंपैरिजन उससे तो बिल्कुल भी मत किया करो। पता नहीं तुम बार बार उससे ही मेरा कंपैरिजन क्यों करते हो। तभी एक लड़का बोला कि पूरी रियासत में लड़कों में वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है और उसकी छिपी हुई शक्ति की तो कोई बराबरी ही नहीं कर सकता, और उसका शक्ति स्तर भी लड़कों में सबसे ज़्यादा है। ये सुनते ही तनीषा हंसते हुए बोली, अभी तुम इस रियासत से बाहर नहीं निकले हो ना, तभी तुम ऐसी बातें कर रहे हो, नहीं तो तुम्हारी हिम्मत नहीं थी यह सब बोलने की। एक लड़की बोली, लीडर आप तो ऐसे बोल रही है जैसे आप किसी पावरफुल रियासत से हो। अगर ऐसी बात है तो आप यहाँ क्या कर रही है। ये सुनते ही तनीषा के समझ में नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। फिर उसने अटकते हुए कहा, तुमसे किसने कहा मैं किसी पावरफुल रियासत से हूँ। असल बात तो ये है, ये पूरी दुनिया हमारी है और हम जहाँ चाहे वहाँ पर जा सकते हैं। तभी एक लड़की बोली, अगर मुझे मौका मिला तो मैं क्वीन वेदिका की डायनेस्टी जाना चाहूँगी। तनीषा ने जब ये सुन तो उसे बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया। तभी एक लड़का बोला, पागल लड़की, हम एक छोटी सी रियासत में हैं और तुम क्वीन वेदिका की डायनेस्टी तक पहुंचाना चाहती हो। हम चाह कर भी वहां नहीं पहुंच सकते। तनीषा ने गुस्से में कहा, अब ये डायनेस्टी की बात कहां से आ गई। अगर तुम्हें फालतू बातों में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट आता है तो तुमको ट्रेनिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं। इतना कहकर वो आगे बढ़ गए और फिर और ज़्यादा गहरे जंगल की तरफ जाने लगी, जहाँ पर रेड इंसेक्ट की तादाद बढ़ती जा रही थी। लेकिन तनीषा को अपना गुस्सा किसी पर तो निकालना था, इसलिए वो आगे बढ़ती हुई बड़ी बेरहमी से उन रेड इंसेक्ट पर अटैक करने लगी। कुछ देर में उसकी टीम के सभी लोग उस तक पहुंचे। वो भी तनीषा का ऐसा रूप देखकर डर गए। सभी लोग आगे बढ़कर रेड इंसेक्ट पर अटैक करने लगे। हर कोई रेड इंसेक्ट की ब्लू की बूंदें इकट्ठा करने में लगा हुआ था। एक रेड इंसेक्ट से एक खून की बूंद इकट्ठा की जाती थी। जब कुछ घंटे के बाद सभी बाहर निकले तो सभी अपनी अपनी टीम के इकट्ठा किए हुए खून की बूंद को रियासत के परीक्षण हॉल में लेकर आ गए। इस बार भी तनीषा की टीम ने सबसे ज्यादा खून की बूंदें हासिल की थी। इस बार भी युवराज कड़ी मेहनत करने के बाद भी तनीषा से जीत नहीं पाया था। अब उसे लगा कि यह सब उसकी टीम की वजह से हुआ है और उसने आगे बढ़कर तनीषा से कहा, तुम्हारी टीम वाकई में ही बेहतर है, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि तुम में से कोई भी मुझे हरा पाएगा। तनीषा ने मुस्कुराते हुए युवराज को देखा, जैसे कि वो किसी बेवकूफ़ को देख रही हो, और फिर वो मुस्कुराते हुए वहां से निकल गई। उसकी टीम भी उसके साथ चली गई। उनके जाने के बाद युवराज ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए परीक्षण हॉल के प्रशिक्षक से तनीषा के रिजल्ट के बारे में जानना चाहा। तभी परीक्षक ने बताया कि उसने 53,234 खून की बूंदें इकट्ठा की है। ये सुनकर तो युवराज के साथ साथ बाकी लोगों के होश भी उड़ गए, क्योंकि युवराज ने कुल 16,000 खून की बूंदें इकट्ठा की थी और उसने तनीषा से कहा कि वो कभी भी उसे नहीं हरा सकते। अब उसे अपनी बेवकूफ़ी पर ही बुरा लग रहा था और युवराज गुस्सा करते हुए वहां से निकल गया। वही इतनी सारी खून की बूंदें इकट्ठा करने से तनीषा और उसकी टीम को 3,000 एनर्जी की गोलियां मिली थी, जो कल्टीवेशन में बहुत ही मददगार होती है और उनसे शक्ति स्तर की ग्रेड जल्द से जल्द बढ़ने के चांस होते हैं। वही खुराना मेंशन में अर्जुन सर झुकाए खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी मॉम से क्या कहे। फिर उसने कहा, मॉम मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे टाइम सिचुएशन है ऐसी थी, मुझे जो सही लगा मैंने किया। मुझे पता है कि जो गलती मैंने की है उसकी मुझे माफ़ी नहीं मिल सकती, लेकिन मैं आपको कई बार यह बात बताना चाहता था, लेकिन जब भी मैं ऐसा करने की कोशिश करता तो मेरी हिम्मत ही खत्म हो जाती थी। आपको याद होगा कि मैंने एक बार आपसे कहा था कि मैं अपनी लाइफ का एक बड़ा डिसीजन लेने जा रहा हूं और वक्त आने पर आपको पता चल जाएगा। उस टाइम भी मैं आपको सच बताना चाहता था, लेकिन मैं आपको बात नहीं पाया। उसके बाद अर्जुन ने आगे बढ़कर घुटनों पर बैठकर शालिनी से माफ़ी मांगी। शालिनी तो पहले ही खुश थी कि उसकी बेटे की शादी हो गई है, लेकिन वो अर्जुन को इतना परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो जल्दी से खड़ी हुई और उसने कंधों से पकड़कर अर्जुन को ऊपर उठाया और कहा, पागल ये क्या कर रहा है। मुझे थोड़ा बुरा जरूर लगता कि तूने मुझे बिना बताए इतना बड़ा डिसीजन ले लिया,
लेकिन मैं खुश थी कि तूने इतनी अच्छी लड़की से शादी की। और गलती तो तूने की है, लेकिन इतना अच्छा सरप्राइज गिफ्ट देने की वजह से मैं तुम्हें माफ कर दिया। शिवन्या से अच्छा गिफ्ट मेरे लिए और क्या हो सकता है। शालिनी की बात को सुनकर जयदेव खुराना, राजवीर और शिवांगी सभी को सो गए। उन्हें भी अच्छा लगा कि शालिनी ने उनकी बेटी को फाइनली अपना लिया था और अब वो अर्जुन के साथ अपनी मैरिड लाइफ की शुरुआत कर सकती है। लेकिन तभी शालिनी ने कहा, अंकल जी मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। जयदेव खुराना भी सोच रहे थे कि अब शालिनी को क्या बात करनी है। फिर शालिनी ने कहा, मैं चाहती हूँ कि किसी को भी अर्जुन और शिवन्या की शादी के बारे में ना पता चले। सही वक्त आने पर ही यह बातें पब्लिक के सामने आनी चाहिए। खुराना ने कहा, मुझे पता है कि आप चाहती है कि अगर लोगों को पता चला कि उनकी बेटी की शादी एक नॉर्मल फैमिली से हुई है तो वो लोग किस तरह से बातें बनाएंगे, लेकिन हमें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ पर हमारी बच्ची खुश है वो घर हमारे लिए किसी स्वर्ग से काम नहीं है। तभी शालिनी ने कहा, ऐसी बात नहीं है, कुछ जरूरी बातें हैं जो मैं अभी आपको नहीं समझ सकती, इसलिए अभी ये दोनों पहले की तरह ही अपने रिश्ते को लोगों की नज़रों में ना आने दें, ये दोनों परिवारों के लिए ही अच्छा है। जयदेव खुराना को शालिनी की बात थोड़ा अजीब जरूर लगी, लेकिन वो इस बात के लिए भी एग्री हो गए। फिर सभी ने मिलकर लंच किया और कुछ घंटे तक बातें करने के बाद शालिनी ने कहा, अब हमें चलना चाहिए। हम तो चाहते थे कि अपनी बहू को अपने साथ लेकर जाए, लेकिन जब आपका मन हो तब आप हमें बता दीजिए ताकि अर्जुन यहाँ आकर शिवन्या को पूरे रीति रिवाज से लेकर जाए। मिस्टर खुराना ने कहा, मैं पंडित जी से मुहूर्त निकाल कर बता दूंगा। हम भी चाहते हैं कि अब शिवन्या आप लोगों के साथ रहे। उसके बाद शालिनी ने हाथ जोड़कर सभी को ग्रीट किया। खुराना फैमिली ने भी शालिनी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी थी। और फिर अर्जुन और शालिनी वहां से निकल गया। दीपाली ने कहा, दीदी फाइनली तुम अब इस घर से जाने वाली हो, देखना दादाजी का पूरा प्यार मुझे ही मिलेगा, अब उसे शेयर करने के लिए कोई भी नहीं रहेगा। ये सुनकर शिवन्या ने कहा, बुद्धू लड़की यह तुम्हारी सोच है, लेकिन दादाजी हमेशा से ही मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते आए हैं और मुझे ही सबसे ज़्यादा प्यार करेंगे। इतना कहकर शिवन्या भी अपनी फैमिली के साथ शालिनी और अर्जुन को छोड़ने के लिए बाहर तक गए। उनके जाने के बाद जयदेव खुराना ने कहा, राजवीर क्या तुम्हें नहीं लगता कि शालिनी जी देखने में किसी मिडिल क्लास फैमिली से नहीं लगती? उनकी बातें और उनके एक्सप्रेशन ऐसे लगते हैं जैसे कि वो इस दुनियादारी से अच्छे से वाकिफ है। वो कितने एलिगेंट तरीके से बिहेव कर रही थी और तुमने उनके खाना खाने का स्टाइल देखा, उसके हर स्टेप से उसकी एलिगेंसी झलक रही थी, जैसे कि वो किसी बड़ी फैमिली का हिस्सा हो। तभी दीपाली ने अपने दादाजी और पूरी फैमिली को सारी बातें बता दी। यह सुनकर जयदेव खुराना भी हैरान हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, महर्षि फैमिली थोड़ी पावरफुल जरूर है, लेकिन वो कभी भी आज तक हमारी बराबरी नहीं कर पाए। मेरे कहने का मतलब है कि शालिनी जी का बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा यूनिक था। अभी तुम्हें यह बातें समझ नहीं आएंगे, लेकिन तभी शिवन्या ने कहा, दादाजी मैं आपकी बात अच्छे से समझ गई। उनका बात करने का तरीका ऐसा है कि उन्होंने मेरे मुंह से ही सारा सच उगलवा लिया था। वो सच में ही एक कॉन्फिडेंट लेडी है और मुझे भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन पता नहीं फिर भी उन्हें 6 साल क्यों उसे छोटे से मकान में गुजारने पड़े। अगर उसे एक रूम बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। जयदेव खुराना पहले ही पता लगा चुके थे कि शालिनी ने किस तरह से पिछले 6 साल बिताए थे, और आज जब उन्होंने शालिनी को देखा तो उन्हें भरोसा ही नहीं हुआ कि यह लेडी दूसरों के घर में काम करके गुजारा करती थी। उसका ऑरा ही अलग था। वही अर्जुन ने अपनी मां को सबसे पहले घर छोड़ा और फिर उसने कहा कि नानाजी ने मुझे बुलाया था, इसलिए मेरा वहां जाना जरूरी है। इतना कहकर वो वहां से निकल गया। कुछ ही देर में अर्जुन दिल्ली के बेस कैंप में पहुंच गया था और वहां से वो सबसे पहले अपने नाना जी से मिलने गया तो उसे पता चला कि उसके नाना जी गार्डन में टहल रहे हैं। वहां उसकी मुलाकात सौरभ मल्होत्रा से भी हुई। सौरभ मल्होत्रा को देखकर अर्जुन ने कहा, उस साहिल बजाज के क्या हाल है? सौरभ मल्होत्रा ने रिस्पेक्ट के साथ कहा, मिस्टर अर्जुन उन लोगों को अच्छे से सबक सिखाया है और साहिल बजाज अभी भी जेल में है। उसकी फैमिली उसे बाहर निकालने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रही है, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। कार्तिक ने कहा, ऐसे लड़कों को छोड़ना भी नहीं चाहिए जो सिर्फ लड़कियों को अपने बिस्तर तक ले जाने के लिए इतनी घटिया हरकत करते हैं। उन्हें भी पता चलना चाहिए कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। इतना कहने के बाद अर्जुन गार्डन की तरफ जाने लगा। तभी मिस्टर मल्होत्रा ने आगे आकर कहा, अर्जुन मिस्टर आर्या बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं, जरूर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो इतनी टेंशन ले रहे हैं। अगर ऐसा रहा तो तुम जानते हो ना कि उनकी तबीयत खराब हो सकती है। अर्जुन ने कहा, मिस्टर मल्होत्रा आप टेंशन मत लीजिए, उनसे मिलने के बाद वो बिल्कुल शांत हो जाएंगे। इतना कहकर अर्जुन परीक्षित के पास चला गया और मिस्टर मल्होत्रा भी कुछ जरूरी कामों में लग गए। वैसे तो उसका भी मन था अर्जुन और परीक्षित आर्या की बात सुनने का, लेकिन ऐसा होना इम्पॉसिबल था, इसलिए वो उनसे कुछ दूरी पर रुक गया। फिर परीक्षित आर्या ने अर्जुन को अपने पास कुर्सी पर बिठाया। आखिर ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से परीक्षित आर्या इतने परेशान हो रहे थे?
आखिर अर्जुन को जब परीक्षित आर्य की प्रॉब्लम के बारे में पता चलेगा तो वह क्या करेगा, इसका सब एपिसोड एक्सप्लेन कर दिया गया है और आगे का एपिसोड 4 से 5 दिन में अपलोड होगा। राइटर ने अभी तक अपडेट नहीं किया है।